नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र से है कि संजय राउत जो शिवसेना के बड़े नेता और सांसद हैं, उनकी पत्नी वर्षा राउत को ईडी ने सम्मन किया है। और ये सम्मन इसलिए किया है कि एक बहुत बड़े घोटाले की जांच ईडी महाराष्ट्र के अंदर कर रही है और वो है पीएमसी बैंक घोटाला। जी हाँ, ये जो पीएमसी बैंक घोटाला है, इस घोटाले में पीएमसी बैंक ने एक रियल इस्टेट डेवलपर को लगभग 6500 करोड़ रुपया लोन दिया और इस लोन देने में उसने फर्जी खातों का सहारा लिया। मतलब जिन लोगों के खाते बैंक में थे ही नहीं, उनको फर्जी दिखाकर, खाते फर्जी खोलकर उनके नाम पर वो लोन 6500 करोड़ रुपया बांट दिया गया। ऐसा ना लगे कि एक व्यक्ति ने लोन लिया है, अनेक व्यक्तियों ने लोन लिया है और उसको अलग अलग व्यक्तियों को दिखा दिया गया, जबकि लेने वाला व्यक्ति एक ही था, एक ही डेवलपर कंपनी थी। 6500 करोड़ रुपए की ये जो लूट हुई, इसमें कौन कौन इस घोटाले में शामिल हैं, इसकी जांच में पिछले दिनों संजय राउत के निकटतम एक व्यक्ति हैं प्रवीण राउत। उन प्रवीण राउत को ईडी ने गिरफ्तार किया था पूछताछ के लिए और उसकी पूछताछ के आधार पर लगभग 30,000 पन्नों का एक चार्जशीट तैयार ईडी ने की और उसको जब कोर्ट में सबमिट किया तो उसके बाद पीएमसी बैंक के सीएम एमडी, पूर्व चेयरमैन और कई अधिकारी और बैंक मैनेजर जो ब्रांचों के थे, उनको गिरफ्तार किया गया। उन्हीं की जांच को करते हुए ईडी अब ये जांच का पता लगा रही है जांच करके कि इसमें ये जो लूट खसूट हुई है, ये पैसा कहां कहां किन किन लोगों में बटा, कौन लोग थे इस घोटाले के पीछे, किन लोगों ने ये सहारा दिया, किन लोगों ने इनको सपोर्ट की और ये पैसा किन किन लोगों के पास गया। ये असल में घोटाला जब सामने आया, आरबीआई को जब ये पता लगा था कि पीएमसी बैंक ने इस तरह से एक रियल इस्टेट डेवलपर को 6500 करोड़ रुपया लोन दिया है और उसकी जब आरबीआई ने जांच की तो पता चला कि फर्जीवाड़ा हुआ है। और इसके बाद आरबीआई ने ये इस बैंक के खातों पर, ट्रांजैक्शन पर एक लिमिट तय कर दी कि इस लिमिट से ज़्यादा पैसे विड्रॉल नहीं कर सकते। आपको बता दें कि 7 राज्यों के अंदर लगभग इसकी 137 शाखाएं 7 राज्यों में इस बैंक की, पीएमसी बैंक की हैं। तो जांच चल रही है और उस जांच में जो तथ्य सामने आए, उसमें संजय राउत का जो निकटतम प्रवीण राउत है, उसके बैंक से 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन ये संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में हुआ है। और इसी बात से वर्षा राउत को ईडी ने सम्मन भेजा कि आपके खाते में जो ये आरोपी है, इस घोटाले का मुख्य सूत्रधार है प्रवीण राउत, इसने जो ये 50 लाख रुपए वर्षा राउत यानी संजय राउत की पत्नी के खाते में डाले हैं, ये किस लिए डाले, क्या वजह थी, क्या आपने इस पैसे के बदले में इस घोटालेबाज की कोई मदद की है। और यही पूछताछ करने के लिए ईडी को जरूरत है वर्षा राउत की। तो वर्षा राउत को ईडी ने सम्मन भेजा, लेकिन जब पहला सम्मन गया था कुछ दिनों पहले, तो संजय राउत ईडी को धमका रहे थे और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से मैं कहना चाह रहा हूं कि वो आग से ना खेले। क्या मतलब है इसका। दूसरा सम्मन गया और अब ये तीसरा सम्मन है, जिसमें 29 दिसंबर को वर्षा राउत को पेश होने के लिए कहा गया है। और आपको ये जानकारी दे दें कि जब कोई भी संस्था जांच कर रही होती है किसी विषय में और वो जब सम्मन भेजती है, तो एक सम्मन, 2 सम्मन, लेकिन तीसरा सम्मन भी अगर उसने ध्यान नहीं दिया और पेश नहीं हुआ कोई व्यक्ति, तब उसके खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया की जाएगी, उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट इशू किया जाएगा। ये काम 29 तारीख को अगर वर्षा राउत शामिल नहीं होती है ईडी की जांच में, तब उनके खिलाफ भी किया जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि पहले की तरह संजय राउत इस बार भी ईडी और केंद्र सरकार को धमकाने में लगे हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक गाना ट्वीट किया है, गाने की एक लाइन ट्वीट की है कि आ देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। क्या कहना चाहते हैं संजय राउत जी। संजय राउत जी केंद्र की जांच एजेंसी ईडी और आरबीआई को एक तरह से धमका रहे हैं
और वो कह रहे हैं कि आ देखें जरा किसमें कितना है दम। तो संजय राउत जी को ये समझना चाहिए कि जो ईडी है वो केंद्र सरकार के अधीन जरूर काम करती है, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट संस्था है और हमारे देश के जितने भी घपले घोटाले हैं वो उसकी जांच करती है। दम तो बहुत है ईडी के अंदर, क्योंकि वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। और यदि कोई व्यक्ति ईडी की जांच में सहयोग नहीं करेगा, सम्मन के बावजूद भी पेश नहीं होगा और डराने धमकाने की बात करेगा, तब कोर्ट से उसके खिलाफ सम्मन जारी होंगे और फिर तो गिरफ्तारी का वारंट जारी होगा। और फिर आप अगर दम की बात कर रहे हैं तो ये तो सीधा सीधा आप देश के कानून व्यवस्था और संविधान और कोर्ट को भी धमकाने की बात कर रहे हैं। ये धमकाना क्यों? अगर आपका कोई लेना देना नहीं है, आपकी पत्नी उसमें निर्दोष है, जैसा कि वर्षा राउत से पत्रकारों ने पूछा भी कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है 50 लाख की, ये किस लिए हुई, तो उन्होंने एक जवाब दिया। उन्होंने कहा मैंने किसी काम के लिए प्रवीण राउत से उधार लिए थे क्योंकि ये हमारे परिवार के निकट का है। ठीक है, हो सकता है आपने उधार लिए हों, तो किस काम के लिए उधार लिए थे ये दस्तावेज ले आइए। नंबर 2, उधार लिया है 50 लाख तो वापस भी दिया होगा, इसका भी सबूत ले आइए कि आपने वापस कब दिए, कहां वो 50 लाख खर्च किए, ये तो बताना पड़ेगा। और फिर ऐसा व्यक्ति जो एक बैंक के घोटाले में पकड़ा गया है, वो घोटालेबाज व्यक्ति किन किन को जो पैसा दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको जो पैसा मिला है उसकी एवज में प्रवीण राउत की कुछ मदद की गई हो किन्हीं राजनीतिक दलों द्वारा? इन सब जवाब, ये सवालों का जवाब ईडी को जरूरत है और ये जवाब वर्षा राउत से सम्मन के जरिए उन्होंने भेजकर कहा है कि हमें जो जांच कर रहे हैं उसमें आप सहयोग करिए और हमारे जो सवाल हैं उनके उत्तर दीजिए। ना डराने की बात है, ना धमकाने की बात है, ना गिरफ्तार करने की बात है। लेकिन संजय राउत लगातार इस बाबत जब भी कोई सवाल पूछता है तो सीधा कहते हैं ये तो केंद्र सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है, ये केंद्र सरकार राज्यों में दखल कर रही है, ये केंद्र सरकार हमें डराने की कोशिश कर रही है। भाई, आप जब किसी के व्यक्ति प्रति कार्रवाई करते हैं तब क्या वो बदले की कार्रवाई नहीं होती? तब नहीं होती शायद, क्योंकि इसीलिए आपको बताऊं किरीट सोमैया ने ये सवाल उठाया है बीजेपी के लीडर ने, और उन्होंने कहा है कि वर्षा राउत सरेआम आकर बताए मीडिया में कि क्या बैंक घोटाले के लाभार्थी जिन्होंने वो पैसा बैंकों से लोन लिया, लूटा, उस घोटाले में वर्षा राउत भी लाभार्थी है, ये बताए जरा देश की जनता को। तो उसका कोई जवाब नहीं देते। राम कदम बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र की सरकार किसी का ऑफिस तोड़ती है वो बदले की कार्रवाई नहीं होती, उसमें वो चुप हैं। कभी वो किसी चैनल अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तब वो बदले की कार्रवाई नहीं है। लेकिन जैसे ही ईडी ने कोई कार्रवाई की, ईडी ने जांच की, और आपको बता दें कि ईडी ने जो जांच की है वो आरबीआई ने जब घोटाला पकड़ा बैंकों का, तो इस बैंक के घोटाले के पकड़ने के बाद ईडी को केस ट्रांसफर हुआ है। उसकी जांच आरबीआई ने की और उस दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई कि 6500 करोड़ रुपए का जो लोन इस बैंक ने बांटा है उसमें फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ है। तो जो फर्जीवाड़ा हुआ उसकी जांच ईडी करेगी, और ईडी केंद्र के अधीन है। इससे क्या फर्क पड़ता है? यदि आप ईमानदार हैं, यदि आपने कोई घोटाला नहीं किया है, तो फिर आपको डर क्यों है? तो बीजेपी नेता राम कदम ने भी इस पर सवाल उठाए हैं संजय राउत पर, और उन्होंने कहा है कि संजय राउत इस बात को इस तरह से मोल्ड करके जनता की सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, और जवाब देने के बजाय, जो जांच हो रही है उसको फेस करने के बजाय, वो इस मुद्दे में लोगों को राजनीतिकरण करके और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। जी हां, अगर लेना देना नहीं है तो फिर घबराहट क्यों? किसी भी व्यक्ति का अगर कोई नाम ले लेता है जो कि दस्तावेज है, बैंकों की ट्रांजैक्शन तो बिल्कुल पक्का सबूत है, तो फिर आपने अगर प्रवीण राउत से उधार लिया है पैसा और उसको घर के किसी इस्तेमाल में लिया है, तब फिर आप बताएं, बैंक की पासबुक ले आएं, कोई बिल होंगे, कोई जानकारी होगी,
और फिर आपने उधार चुकता किया होगा तो उसका कोई ट्रांजैक्शन होगा क्योंकि आपके खाते में आया है। बड़ी बात यह है कि यह खाते में पैसा आया है। ईडी को यह भी जानकारी जुटानी है कि वो 6500 करोड़ रुपया जो इधर उधर बटा, उसमें इस खाते के अलावा कितना पैसा कहीं कैश का ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो रियल एस्टेट डेवलपर है उसने कुछ जमीन भी दी हो गिफ्ट में या आपको कोई नाम की हो। यह भी जांच हो रही है। इसमें यह भी हो सकता है कि ये जो डेवलपर है, रियल एस्टेट डेवलपर, इसने कुछ बिल्डिंग बनाकर, कुछ फ्लैट बनाकर और कुछ नेताओं को बांटे हों इसकी एवज में कि उसका साथ दिया जाए, घोटाले में उसकी मदद की जाए। ये सब का सब खुलासा होना बाकी है, चार्जशीट दाखिल होनी बाकी है। ईडी इसकी जांच कर रही है और यह भी पक्का नहीं है कि यह जांच कब तक होगी, लेकिन जिस तरह से संजय राउत बौखला रहे हैं और जिस तरह से धमकी भरी बातें वो कर रहे हैं, जिस तरह से वो केंद्र पर हमला बोल रहे हैं, हमने देखा कि अचानक राहुल गांधी पर सवाल उठाते उठाते, वो कांग्रेस पे सवाल उठाते उठाते अचानक से केंद्र सरकार पर सवाल जो उठाने लगे हैं, तभी एक शक हो रहा था कि आखिरकार संजय राउत की ये टोन बदल कैसे गई। इन्होंने अभी बात की यूपीए के चेंज की और अचानक ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार राज्यों में दखल ना दे। तो क्या ये दखल है? नहीं साहब, ये जांच है। अगर देश की सीबीआई को कोई केस हैंडओवर होगा और कोई मुद्दा होगा, किसी की हत्या से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो, कोई घोटाले से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, तो सीबीआई जांच करेगी। देश के हर राज्य में जांच करने का उसका अधिकार है, उसमें कोई केंद्र का दखल नहीं होता। इसी तरह ईडी ये और एनसीबी, इनका जांच करने का वो कार्यक्षेत्र है। जब एनसीबी महाराष्ट्र में जांच करती है, मुंबई में वो नशेड़ियों की जांच करती है, तब भी शिवसेना को दिक्कत है, तब भी ये संजय राउत बौखलाते हैं। ये कहते हैं साहब ईडी का जांच करने का दायरा तो विदेशों में है, ये हमारे देश में क्यों जांच कर रहे हैं? अरे भाई, वो जो ड्रग माफिया हैं, वो जो ड्रग ला रहे हैं, वो विदेशों से आ रही है, तो बता क्यों नहीं रहे? पता लगाने के लिए एनसीबी को भी ये जांच करने का अधिकार है और वो जानना चाहती है कि मुंबई के अंदर जो ड्रग माफियाओं का गेम चल रहा है, कहीं उसके पीछे भी तो ऐसा नहीं कि कोई नेता सपोर्ट कर रहे हो, अपराधी कुछ पैसे दे करके बच रहे हो पुलिस और प्रशासन से। इन सबको जब केंद्रीय एजेंसियां जांच करती हैं, तो ये संजय राउत और उद्धव ठाकरे क्यों बौखला जाते हैं? एक आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं संजय राउत जी, आप एक सांसद हैं और आपने कसम खाई है कि देश के संविधान की रक्षा करेंगे, देश के संविधान के अनुसार चलेंगे। तब देश के संविधान के अकॉर्डिंग अगर कोई जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, तो जरूरी नहीं है, ये हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, ईडी भी आपकी पत्नी को यह नहीं कह रही है कि वो दोषी है, वो घोटालेबाज है। केवल ईडी ये कह रही है कि हमको ये पता लगाना है कि वो जो घोटाला हुआ है, पीएनबी घोटाला, उस घोटाले के लाभार्थी कौन कौन हैं, किस किस ने पैसा लिया, किस किस को पैसा मिला और उसमें मदद करने वाले कौन लोग थे। यूं तो जो अधिकारी उस बैंक के पहले से ही जेल में बंद हैं, चाहे वो पूर्व एमडी हो, चाहे पूर्व चेयरमैन हो, ये जो पीएमसी बैंक का घोटाला है, इस पीएमसी बैंक के अधिकारियों ने ईडी को काफी कुछ बता दिया है, लेकिन अब उस बताने के बाद जड़ तक पहुंचना चाहती है हमारी ईडी। तो इसमें शिवसेना बौखलाए बगैर धैर्य रखकर उत्तर दे, और यदि आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे कि देखें किसमें कितना है दम, तो संजय राउत जी, आप देश की सुरक्षा एजेंसियां और जांच एजेंसियों से टकराने की बात कर रहे हो, वहीं कहीं ना कहीं आप अपने महाराष्ट्र की जनता और शिव सैनिकों को भड़काकर इस मुद्दे को भटकाने की बात कर रहे हो, जो अच्छी बात नहीं है। एक राजनीतिक दल के लिए, एक राजनेता के लिए ये इस तरह की लैंग्वेज शोभा नहीं देती कि वो लोगों की भावनाओं को भड़काकर अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश करे। हम ये नहीं कह रहे कि आपने कोई गुनाह किया है, आपकी पत्नी कहीं जिम्मेदार है, हो सकता है आपकी पत्नी बिल्कुल निर्दोष हो, लेकिन फिर ये बौखलाहट क्यों, ये धमकी भरा लहजा क्यों? वंदे मातरम।